नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रमुख मंत्रियों के बीच में बैठक हुई है। बैठक में वित्त मंत्री और गृह मंत्री समेत प्रमुख मंत्री शामिल हुए हैं। ये भी आपको बता दें कि लॉकडाउन में एक और राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। 26 मार्च को सरकार ने 1.70 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और प्रमुख मंत्रियों के बीच में बैठक हुई है, और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में वित्त मंत्री, गृह मंत्री मौजूद रहे। लॉकडाउन में एक और राहत पैकेज की संभावना यहां पर जताई जा रही है। और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि 26 मार्च को सरकार ने 1.70 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की आज बैठक हुई है, अन्य मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में क्या आर्थिक चुनौतियों को किस प्रकार से सुलझाया जाए या आर्थिक परेशानियों का हल किस प्रकार से खोजा जाए, इसको लेकर आज मंथन हुआ है? सुधा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की और उन्होंने सरकार ने जल्द ही एक दूसरे राहत पैकेज की किस्त जो है उसकी घोषणा करने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पहला पैकेज जो है वो दिया था, उसकी घोषणा की थी और उसमें 32 करोड़ गरीब लोगों को लगभग 29,352 करोड़ रुपए बांट दिए गए थे, जिसमें 2,17 लाख निर्माण मजदूरों को, 2,82 लाख बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगजनों को, 19,86 लाख विधवा जनधन खाता धारकों को, 5,29 लाख लोगों को फ्री राशन दिया गया और 97,80,000 लोगों को मुफ्त में सिलेंडर दिए गए। तो कोरोना वायरस महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने को लेकर दूसरा पैकेज लाने की तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने। सूत्रों के अनुसार वित्त शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुधीर जी। और साथ ही आलोक पुराणिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि दूसरे राहत पैकेज की कितनी बड़ी आवश्यकता है फिलहाल, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर हैं, उन सभी को आवश्यकता है कि उनके पास पैसा पहुंचे या किसी तरह का सपोर्ट पहुंचे। देखिए, आपकी बात को मैं थोड़ा सा अलग तरह से कहूँ। अगर मेडिकल लैंग्वेज में हम समझें कि कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट होता है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को किडनी होती है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, एक मेडिकल टर्म होती है मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी शरीर के कई सारे अंग फेल हो जाते हैं और संकट में आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था इस वक्त कोई एकाध संकट से नहीं गुजर रही है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, कई तरह के संकट, कई तरह के झंझट हैं। तो एक हाथ पैकेज नहीं, कई तरह के पैकेज लगेंगे और बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत संयम पूर्वक इंतजार करना पड़ेगा हमको कि हालात सुधरें। दरअसल समस्या ये है कि पैकेज आप दें एमएसएमई को, छोटे उद्योगपतियों को कर्ज दें कि भाई आप पैसे लीजिए, माल बनाइए, ये तो एक प्रोसेस होगा। माल बना के आपने दे दिया, अब सवाल ये है खरीदेगा कौन, कौन खरीदने वाला है बाजार में? ये बहुत बड़ा मसला है। आप जो हाल देख रहे हैं आज की तारीख में, आपकी जेब में भी 50,000 रुपए अगर 6 महीने पहले होते तो जब बंदा सोचता था मध्यवर्ग का कि मैं 30,000 वाला फोन दूंगा, मैं 40,000 वाला फोन दूंगा, आज ये बंदा कहता है कि साहब 30,000 छोड़िए, अगर इसी को बैटरी रिप्लेस करके काम चल रहा है तो मैं चला लूंगा, क्योंकि उसके मन में खौफ है। कहने का आशय ये है कि सिवाय बेसिक एग्जिस्टेंस की चीजों के, दाल चावल सब्जी रोटी के, जो और चीजों में खर्च करने की हिम्मत थी, क्षमता थी, कार, बाइक, मोबाइल, वो व्यक्ति परचेजिंग पावर होने के बावजूद नहीं निकालेगा, तो आप इसे मांग का होना नहीं कहते, इसे कहते हैं मांग का ध्वंस हो जाना, मांग का तहस नहस हो जाना। आंकड़ा आया अप्रैल का, मारुति ने पूरे महीने एक भी कार नहीं बेची, एक भी कार मारुति नहीं बेची, और लॉकडाउन खोलने के बाद लोग कार लेने जाएंगे या बाइक लेने जाएंगे, तो ये मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो मेरा कहने का आशय ये है कि एमएसएमई का पैकेज, लोगों की जेब में कुछ पैसे डालने का पैकेज,
इस पैकेज के बाद भी बाजार में एक डिमांड आए और उस डिमांड की आपूर्ति करके उद्योगपति प्रॉफिट अर्न कर ले, ऐसी संभावना थोड़ा सा हमें धैर्य और संयम के साथ देखनी पड़ेगी। तो इस वक्त हर तरह के पैकेज का वक्त है, अर्थव्यवस्था में जो विपन्न वर्ग है उसकी जेब में परचेजिंग पावर डालने का वक्त है, और एक खौफ का माहौल जो पैदा हो गया उसे दूर करने का वक्त है, और बहुत धैर्यपूर्वक 2, 4, 5 महीने इंतजार करने का वक्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आलोक जी। तो जैसा कि जानकारी हम लगातार अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस प्रकार से ये बैठक हुई है और तमाम तरह से अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने की कोशिशें की जा रही हैं। एमएसएमई सेक्टर की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, ये तमाम ऐसे तबके हैं जिन्हें सहायता की फिलहाल दरकार होती हुई नजर आ रही है, और शायद इसीलिए ये बात कही जा रही है कि जल्दी ही सरकार के द्वारा दूसरे राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। और अब बात करते हैं पंजाब की। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 2 महिलाएं तबलीगी जमात से संबंधित बताई जा रही हैं। 5 मरीज हुजूर साहिब से आए श्रद्धालुओं में शामिल थे। 2 दूसरे राज्यों से आए ड्राइवर और 3 इसी जिले के मरीज बताए जा रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर जो है वो पंजाब से है, किस प्रकार से फतेहगढ़ साहिब में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 2 दूसरे राज्यों से आए ड्राइवर और 3 इसी जिले के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 मरीज श्री हुजूर साहिब से आए श्रद्धालुओं में शामिल थे, ये जानकारी मिल पा रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता गुरदीप सिंह। गुरदीप, क्या अपडेट मिल पा रहा है? लगातार फतेहगढ़ साहिब में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बताना चाहूंगा जो फतेहगढ़ साहिब में है उनमें पहले 2 जो महिलाएं जो पॉजिटिव पाई गई थी वो तो ठीक हो चुकी है, लेकिन जो अब है आंकड़ा वो बढ़ रहा है। हजूर साहिब से जो लौटे थे श्रद्धालु उनमें से 5 पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 जो लोग हैं वो कंबाइन पे गए हुए थे, एक तो दूसरे राज्य से आया है, और ये जो है कंबाइन वाले ये दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 ये हो गया, और जो 3 जो व्यक्ति हैं, 3 जो हजूर साहब से लौटे थे वो लुधियाना उतरे थे और वहीं पे उनका इलाज चल रहा है, वो भी जिला फतेहगढ़ साहब से ही संबंधित है। तो जो कुल मामले जो है 12 हो चुके हैं, और 12 मामले में से 2 ठीक हो चुके हैं। जो पहले जो पॉजिटिव पाई गई थी महिलाएं वो ठीक हो चुकी हैं। जिस पर जी हाँ, वाकई में तो लगातार मामले यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी आप बताइए कि जो दूसरे 2 राज्यों से आए ड्राइवर्स के विषय में जानकारी मिल पा रही है, उनके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? क्या वो बेसिकली पंजाब के ही रहने वाले हैं या यहाँ पर पहुंचे थे? क्या अपडेट है उनके विषय में? देखिए, ये दोनों जो कंबाइंड ड्राइवर हैं ये दूसरे राज्यों में काम करके लौटे थे, लेकिन रहने वाले ये जिला फतेहगढ़ साहिब से ही हैं, फतेहगढ़ साहिब जिला से संबंधित हैं। इस ये एक दिन के जैसे डिफरेंस के साथ ही ये फतेहगढ़ साहिब जिला पहुंचे थे। तो एहतियातन तौर पर इनका जो टेस्ट जब करवाया गया तो इनको पॉजिटिव पाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए गुरदीप। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12 पर पहुंच चुकी है। 2 महिलाएं जमात से संबंधित बताई जा रही हैं जो ठीक हो चुकी हैं। 5 मरीज हुजूर साहिब से आए श्रद्धालुओं में शामिल थे और 2 दूसरे राज्यों से आए ड्राइवर और 3 इसी जिले के मरीज बताए जा रहे हैं। तो कुल संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। हालांकि फतेहगढ़ साहिब के विषय में कहा जा रहा था कि यहाँ पर अभी कोरोना के मरीज देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि कुल मरीजों की संख्या 12 हो चुकी है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें कि राशन डीलर के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया गया है। राशन डीलर के घर के सामने आग लगाकर प्रदर्शन किया गया है। वितरण में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। बहरमपुर जिले का सालार क्षेत्र ये बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से यहां आग लगाई जा रही है। राशन डीलर के घर के सामने आग लगाई गई है और ये तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वितरण में धांधली का आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है।
बरहमपुर जिले का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं। बच्चे यहाँ पर हैं, बुजुर्ग यहाँ पर हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लॉकडाउन जारी है तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा कैसे हो सकती है। और चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शांतनु बैनर्जी। शांतनु, ये पूरा मामला है क्या और राशन वितरण करने वाले व्यक्ति के विषय में क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरह के आरोप हैं उनके ऊपर? जी सुधा जी, बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो देख रहे थे, ये सुबह से मुर्शिदाबाद जिला का एक एक क्षेत्र में रेशन डीलर को लेकर बवाल जारी है। क्योंकि अब देखिए सुबह से जो चल रहा है पश्चिम बंगाल का जो सालार इलाका में, पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद जिला के सालार इलाका में रेशन डीलर को घर पर भी तोड़ फोड़ दिया, रेशन डीलर को खूब पिटाई किया। उसके बाद उसको इलाका में भारी मात्रा से बवाल मचा दिया। तब भी इलाका में पुलिस गया और पुलिस जाके उसको बचाया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देख रहे हैं कि अगर दोपहर को हम देखा जाए पश्चिम बंगाल का जो दूसरा इसी जिला का जो दूसरा क्षेत्र है, वो दूसरा क्षेत्र में लालगोला इलाका का अभी जो आप देख रहे हैं, जो फुटेज हम दिखा रहे हैं इसी चैनल का माध्यम से, जो लालगोला क्षेत्रों में अभी दोपहर को मतलब कई जनता ने, कम से कम 200-300 जनता ने मिलकर एक पत्थरबाजी की डीलर का ऊपर और उसका जो गोडाउन है, गोडाउन पे आग लगा दी और उसको लेकर मतलब भारी मात्रा से बवाल चला रहा था। उसी समय में पुलिस पहुंची, वीडियो में पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, कि कई दिनों से पश्चिम बंगाल का कहीं भी इलाका में रेशन व्यवस्था को लेकर बवाल जारी है। लेकिन रेशन डीलर को लेकर जो बवाल चल रहा है, इसको लेकर बंगाल की जो खाद्य दफ्तर है, वो दफ्तर से कड़ी निर्णय ली। अभी मतलब करीब 280 को डीलर का सस्पेंड की, उसका लाइसेंस बैंड की, किसी का भी होशियारी भी दी। लेकिन इस जिला का जो सांसद है अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार जो चावल देता है वो सबसे अच्छा चावल देता है, लेकिन बंगाल का ऐसी कोई नेता लोग जो चावल को मतलब चेंज कर लेता है और उसको बदले में जो घाटिया चावल वो भी दे देता है। लेकिन इसको जो डीलर का क्या दोस्त है, क्यों डीलर को क्यों पिटाई जा रहा है? लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ सुधा जी, जो लॉकडाउन जो चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों इतना भारी मात्रा से जनता जो कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं सुधा जी। अच्छा शांतनु जी, ये बताइए, जिस तरह से हम तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये जो राशन डीलर है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या उनकी तरफ से अपना कोई पक्ष रखा गया है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो राशन वितरण करने वाले व्यक्ति का पक्ष सुनना भी जरूरी है। उनकी तरफ से क्या सफाई दी गई है? उनकी तरफ से सिर्फ यही उन्होंने जो बोल रहे हैं, देखिए हमारा पास जो मतलब रेशन का जो पैकेट आता है, जो चावल आता है, लेकिन वो चावल हम खुद कस्टमर को दे रहा है। लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं है। रेशन में उनका क्या दोष है, उनका क्या कसूर है? उनका गाड़ी में जो चावल भेजा गया वो चावल लेकर वो खुद बांट रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये जो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है क्या? क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, सख्ती से कराया जा रहा है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो वही हमने कहना चाहता है, जो पश्चिम बंगाल में फिलहाल मतलब सुबह से कहीं भी इलाका में जाए तो इतना भीड़ बढ़ रहेगा, लेकिन रेशन डीलर के पास इतना भारी मात्रा से कम 200-300 लोग इकट्ठा होकर जो रेशन लेने जाता है, नहीं तो बवाल मचा देता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी मुंह पे एक भी मास्क भी नहीं है। तो आप जो हम देख रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल का जो फिलहाल परिस्थिति जो आ रहे हैं, मतलब इतना भीड़ भाड़ करते, जो मतलब लॉकडाउन का जो उल्लंघन करते हैं, उसके लिए क्या सोचा है कोई जनता? आप देखिएगा कोई पुलिस वालों भी है, लेकिन कोई एक्शन भी नहीं कीजिए। रेशन डीलर के पास इतना आदमी, भारी आदमी कहाँ से पहुंच गए? ये सबसे बड़ी सवाल आ गया सुधा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन लगातार जारी है, इस बीच तमाम लोग पहुंचे राशन डीलर के घर के बाहर जहां पर आग लगाई गई और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं।
और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं झारखंड की। जी हां, आपको बता दें कि कोटा से रांची यहां पर स्पेशल ट्रेन पहुंची है। 1450 छात्र यहां हटिया स्टेशन पर उतरे हैं। कोटा में पढ़ाई करने के लिए छात्र गए हुए थे। लॉकडाउन की वजह से ये छात्र यहां पर फंस चुके थे। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से झारखंड से ये बड़ी खबर आज आई, किस प्रकार से ट्रेन चलाई गई है और उसके बाद ये तमाम ऐसे छात्र हैं जो कि अपने घरों में पहुंचने में कामयाब रहे। तो लॉकडाउन के चलते ये तमाम छात्र यहां फंस चुके थे। 1450 इनकी संख्या बताई जा रही है। कोटा में पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे और अब रांची पहुंची है स्पेशल ट्रेन जिसमें ये तमाम छात्र मौजूद रहे। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार। प्रमोद, क्या जानकारी मिल पा रही है और कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है छात्रों ने जिस तरह से वो अपने घरों पर पहुंचे हैं? जी, राहत के साथ बहुत 38 दिनों के जो लॉकडाउन के बाद झारखंड के जो छात्र फंसे हुए थे तो कोटा में, उनके लिए राहत की बहुत बड़ी सांस है। उनका अभिभावकों के लिए राहत की सांस है। राज्य सरकार का काफी लोग सराहना कर रहे हैं और ये 1450 छात्र जो है हटिया स्टेशन पहुंचे हैं। स्पेशल कोटा से कल खुली थी जो कि आज जो है हटिया स्टेशन पहुंची है। उसके बाद यहाँ पर जो डीसी और एसपी और स्थानीय प्रशासन जो है और सभी जिला के नोडल पदाधिकारी यहाँ पर स्टेशन हटिया स्टेशन पहुंचे और छात्रों को फूल देकर के उनका स्वागत किया गया और शेरनी के उसके लिए जो है मास्क दिया गया और जो सोशल डिस्टेंसिंग का है पालन करते हुए सभी स्टेशन हटिया स्टेशन पर जो है घेराबंदी गोल घेरा कर दिया गया था। सभी को जो दूरी बना करके छात्र वहां से एक करके उतरे और सभी को जो है 70 बस जो है वहां से सभी जिला पर पहुंचा हुआ था स्टेशन हटिया पर। सभी को लेकर के जो है उनके स्क्रीनिंग करने के बाद उनको घर पहुंचाया जाएगा। सबको जो है उनके जिला भेजा गया है। कुछ जो छात्र रांची के थे उनको ही पारस अस्पताल में स्क्रीनिंग किया जा रहा है। स्क्रीनिंग करने के बाद उनके घर पर जिला प्रशासन की मदद से उसके घर पहुंचाया जाएगा। हालांकि डीसी और एसपी सुबह शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दिए थे कि छात्र का एक भी अभिभावक जो है हटिया स्टेशन पर छात्रों को लेने नहीं पहुंचेंगे, अपने घर में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे। उनका जो छात्र है स्क्रीनिंग करवा छात्रों को जो उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, वाकई में तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रमोद कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद थे। और प्रदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया कि छात्रों को, पर्यटकों को उनके घरों पर पहुंचाया जाएगा, इस पूरे फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? और इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र, पर्यटक या मजदूर पहुंच रहे हैं, क्या इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? देखिए, ये तो दो तरफा परेशानी है। जिस प्रकार से झारखंड ने पहल की, और मैं आपको बताऊं कि झारखंड ऐसा राज्य है जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों की ओर जाते हैं। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सब राज्य जो हैं, यहाँ रोजगार की संभावनाएं कम है तो अन्य राज्यों की पलायन होता है। और झारखंड की दूरी 1500 से 2500 किलोमीटर है, तो बसों से लाना इसको संभव नहीं था। हालांकि शुरू में जो केंद्रीय गृह गाइडलाइन था कि बस से लाना है, तो झारखंड सरकार ने सबसे पहले कहा था कि हम बसों से इतनी दूरी से नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा था संक्रमण फैलने के साथ कि अगर 2000 किलोमीटर सफर कर लोगों को लाया जाए। और सबसे पहले झारखंड ने की थी कि ट्रेनें दी जाए, विशेष ट्रेनें, और इसमें सफलता मिली। जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से ये ट्रेन यहां पर पहुंची और तमाम छात्र जो हैं अपने घरों को पहुंच चुके हैं।
और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें मौलाना साद को नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 5वीं बार नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले 4 बार नोटिस जारी हो चुका है। हर बार सवालों के जवाब आधे अधूरे और गोलमोल दिए जाते हैं और इसी के चलते एक बार फिर से नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। ये भी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 5वीं बार नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है और पहले 4 बार नोटिस जारी हो चुका है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से मौलाना साद को नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहली बार ये नोटिस जारी नहीं कर रही है। इससे पहले भी लगातार नोटिस जारी किए गए हैं और पहले 4 बार नोटिस जारी हो चुके हैं। और मौलाना वजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, धार्मिक मामलों के जानकार हैं। मौलाना साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा साद साहब का प्रकरण रहा और जिस प्रकार से उनके ऑडियो क्लिप्स आए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की तरफ से भी उनसे पूछताछ करने के लिए नोटिस जारी किए गए लेकिन वो पेश नहीं हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं एक बात को बात हूँ कि कोई भी मसला अगर धार्मिक मामले से जुड़ा है तो एक इंसान वो पूरे इस्लाम का जिम्मेदार नहीं होता है। और मौलाना साद ने जो गलतियां की हैं इसके जिम्मेदार वो खुद और उनका मरकज है। दूसरी बात यह है कि मौलाना साद ने जब गलती की तो वो भाग क्यों रहे हैं? वो आके सीबीआई के सामने या गवर्नमेंट के सामने ये बात बताएं कि आखिर उन्होंने ये हरकत क्यों की जिस वजह से आज पूरी मुसलमान कौम को उनकी वजह से बदनामी झेलनी पड़ रही है। हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि आप लोग डिबेट करते हैं, सामने आते हैं। 1857 की जो तारीख है हिंदुस्तान की, उससे पहले अगर आप जाएंगे तबलीगी जमात, देवबंद, वहाबिज्म, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में तारीख में सिर्फ एक सूफीज्म था जो इनके आबा अज्जा यानी 4 ग्रैंडफादर को अगर आप देखेंगी तो वो लोग भी सूफीज्म से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इन्होंने एक अपना नया मसलक बनाया जो तबलीगी जमात का था। उसमें इन लोगों ने हमारे नबी के खिलाफ गुफ्तगू करना शुरू की। इनके जो किताबें हैं, इनके जो मामलात हैं, जो शख्स अपने धर्म के नबी का ना हो वो मुल्क का या कौम का क्या हो सकता है? सीधी जी। सबसे पहले तो रिजवी साहब, हम आपको सैल्यूट करना चाहेंगे क्योंकि आप ऐसे मुसलमानों में से एक मुसलमान हैं, मौलाना साहब हैं, जो कि तमाम लोगों को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बुरे को बुरा और भले को भला कहने की आप हिम्मत रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मौलाना साद की बात कही जाती है तो मुसलमानों के विषय में बात नहीं कही जाती है। मौलाना साद का संबंध जमात से है। जमात में जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया और जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला वो गलती है और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आपने भी स्पष्टता के साथ ये बात कही है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल तमाम दर्शक सुन पा रहे हैं जो जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैम, एक सबसे अहम मैसेज सिर्फ एक ये है कि हम किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, आप हिंदू, हम मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, हमारे जितने भी पैगंबर हैं यानी हमारे नबी, आपके भगवान, उनके गुरु नानक जी या ईसा मसीह, सबका एक पैगाम रहा है कि अपने धर्म में मजबूती से रहो और दूसरे धर्मों की बुराई ना करो और अमन के साथ, इत्तेहाद के साथ, एक साथ मिलजुल के रहो। आज इसमें सिर्फ नफरतें इस वजह से आ रही हैं कि कुछ गलतियां मौलाना साद जैसे जाहिल इंसान करते हैं और कुछ गलतियां कम इल्म रखने वाले हिंदू करते हैं, तो उसमें एक मसले पैदा होते हैं। अगर आज भी हम एक दूसरे को अपना समझें और अपने पैगंबरों के, अपने भगवान के कही हुई बातों पर चलें तो जिंदगी में कभी कोई बवाल होगा ही नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मौलाना रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस्लामिक स्कॉलर, और जैसा कि उन्होंने कहा कि वाकई में इस बात को सभी को स्वीकार करना भी चाहिए और सभी स्वीकार भी करते हैं कि मौलाना साद की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब मुसलमान नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ा धर्म फिलहाल ये है कि अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को बचाया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस किसी भी जात को देखकर, धर्म को देखकर नहीं आता है। कोरोना वायरस का एक धर्म है लोगों को मौत तक पहुंचाना। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। जी हां, पंजाब से एक बड़ी खबर मिल पा रही है। यहां पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। पंजाब से बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में राहत देने का ऐलान भी उनके द्वारा कर दिया गया है। अब सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। लोगों के जरूरत के सामान वाली दुकानें यहां पर खुली रहेंगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी को राहत मिलने जा रही है। पंजाब से बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पंजाब के मुख्यमंत्री ने यहां पर ऐलान कर दिया है और ऐलान इस प्रकार से किया गया है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन के लोगों को राहत दी जाएगी और यहां पर दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक खुली रहेंगी। और जगतार सिंह भुल्लर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपादक हैं एएनबी न्यूज़ के। सिंह साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरह का फैसला लिया गया है और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने। निश्चित तौर पे देखिए सुधा शर्मा जी, आज पंजाब कैबिनेट मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये फैसला लिया गया और उस फैसले के मुताबिक सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। और साथ के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और पूरी की पूरी कैबिनेट मीटिंग ने भी बोला कि जो भी लोग अभी भी वायलेशन करेंगे, जहाँ जो लोग मास्क नहीं डालेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनके चालान भी काटे जाएंगे। तो ये सरकार का फैसला। हालांकि पहले सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक दुकानें खोलने का फैसला लिया गया, लेकिन अब सरकार ने सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक फैसला लिया। और ये भी सरकार ने बताया कि जो अलग अलग जिलों के लोग थे उन्होंने सुबह 9 बजे से ही सरकार से मांग की थी कि 7 बजे की बजाय 9 बजे दुकानें खोली जाए। ये अलग अलग जिलों से सरकार को फीड मिली थी और उसी के मद्देनजर ये सरकार की तरफ से फैसला लिया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्य सचिव को भी बोला कि जो समय में तब्दीली की गया उसका जल्द नोटिफिकेशन जारी करके सभी डीसी को भेजा जाए। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने ये भी बोला कि सख्ती के साथ जो राहत देने की सरकार की पॉलिसी है उसी पे उन्होंने कहा कि कोई भी अगर व्यक्ति अपने घर से बिना मास्क पहने हुए निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और चालान भी काटा जाए। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से फैसला लिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि कर्फ्यू में डील सख्त प्रोटोकॉल के साथ ही मिलेगी और जिन लोगों की तरफ से ये अगर वायलेशन की गई उनके खिलाफ ये कार्रवाई भी की जाएगी। और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो सरकार ने ये भी बोला कि जो बाहरी स्टेटों में जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं उनको घर भेजने के लिए सरकार की तरफ से जो उचित प्रबंध उठाए जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि कई जो लोग हैं जो पंजाब में अलग अलग दूसरे सूबों के, चाहे वो यूपी या बिहार, वो अपने गांव में, अपने राज्यों में जाना चाहते, तो उसके लिए सरकार सेंट्रल सरकार से लगातार संपर्क बनाए बैठी हुई है। जब भी सेंट्रल सरकार की तरफ से कोई अप्रूवल मिलती है तो ये लोग अपने अपने स्टेट में जा सकते हैं। इसलिए इसके लिए सेंट्रल सरकार को विशेष रेलगाड़ियां चलानी होगी। लेकिन हम अगर बात करें कि डील दी गया वो अब पंजाब में सुबह 9 बजे से लेके सरकार ने 1 बजे तक दुकानें खोलने का फैसला लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जगतार जी हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने जानकारी हम तक पहुंचाई है कि अब सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी पंजाब में। मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार का फैसला लिया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल पा रही है चंडीगढ़ से। जी हां, आपको बता दें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल पा रही है। यहां पर यह फैसला लिया गया है कि 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा और साथ ही चंडीगढ़ में 3 मई आधी रात से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। बड़े मॉल्स और सेक्टर 17 मार्केट के शोरूम यहां पर बंद रहेंगे।
चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मिल पा रही है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में 3 मई आधी रात से कर्फ्यू समाप्त कर दिया जाएगा, इस तरह की नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। उसके अलावा बड़े मॉल्स और सेक्टर 17 मार्केट के शोरूम यहां पर बंद रहेंगे, इस तरह की जानकारी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त ANB न्यूज़ के माध्यम से। चंडीगढ़ में 3 मई आधी रात से कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। और ये भी आपको बता दें कि बड़े मॉल्स और सेक्टर 17 मार्केट के शोरूम्स बंद रहेंगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता विनीत कपूर। विनीत, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, पंजाब सरकार की अगर बात करें तो पंजाब सरकार ने सीधे तौर पर एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला दुकानदारों को लेकर है। जो ग्रीन जोन या फिर ऑरेंज जोन की जो दुकानें हैं उनके समय में तब्दीली कर दी गई है। अब ये दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। हालांकि जो रेड जोन है या फिर जो कंटोनमेंट जोन है वहां पर किसी तरह की रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलती नजर आएगी। लेकिन हाँ, जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है वहां पर अब एक्टिविटी जो है वो खुलती सी नजर आ रही है। जी, तो चंडीगढ़ की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।